हेलो दोस्तों, कैसे हो? सब ठीक? कल क्लास नहीं डाल पाया। और अभी जो बोर्ड के लिए कमेंट्स आ रहे हैं, तो अभी टेस्ट वगैरह चल रहे हैं, तो 10 तारीख के आसपास अपनी लाइव क्लास स्टार्ट हो जाएगी। वो आप, क्योंकि ये आप पहले स्कूल जाओगे, फिर घर आओगे, थोड़ा रेस्ट करोगे, खाना वाना खाओगे, उसके बाद में स्कूल का गृह कार्य, जो भी स्कूल का कार्य है वो करोगे। तो उस हिसाब से आप ही बताइए मुझे कमेंट करके कि 10वीं के SST व जो भी भाई बहन हैं, और 12वीं की पॉलिटिकल और हिस्ट्री वाले, क्योंकि हमें शायद क्लास का टाइम आपके अकॉर्डिंग 4 बजे के बाद में ही रखना पड़ेगा, क्योंकि आप घर जाओगे, खाना वाना खाओगे, रेस्ट करोगे, स्कूल का कार्य करोगे, तो आपको शायद लाइव क्लास में दिक्कत हो सकती है। तो आप कमेंट करके सुझाव दीजिए कि कब स्टार्ट करें क्लास। वीडियो डालना एक अलग बात है, इसको आप कभी भी देख सकते हो, लेकिन एक लाइव क्लास होगी तो वो आप प्रेजेंट रहोगे तभी होगी। तो इसलिए हम वक्त को ज़्यादा ख़राब नहीं करेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं। हाँ, आप कमेंट करके मुझे बताइए, उस हिसाब से हम सेटअप बैठाते हैं या सेटअप करते हैं। ओके। हाँ, तो दोस्तों हम 12वीं की इतिहास का सेकंड चैप्टर राजा, किसान और नगर स्टार्ट कर चुके थे। 2 पार्ट उसके आ चुके थे। मैंने बताया था दोनों पार्ट सिर्फ हम एक प्रस्तावना, जैसे संविधान की एक प्रस्तावना होती है, उसी तरह हमने इस पार्ट का या इस पार्ट की प्रस्तावना ही तैयार की है। मेन जो चैप्टर है वो अब स्टार्ट होगा, क्योंकि उसमें दे रखा है राजा। तो राजा पहले नहीं है, उनका बैकग्राउंड या उनका आधार बताया है कि कौन कौन से हमने देखे। 16 महाजनपद हैं, ध्यान रखना, जो मैं 2 मिनट में उनको रिपीट कर देता हूँ। 16 महाजनपद हैं, उनका उल्लेख कहाँ मिलता है? तो आरंभिक बौद्ध और जैन साहित्य में प्राप्त होता है। दूसरी चीज, उनकी हमने विशेषता देखी कि वहाँ राजा होता है, कई जगह गण या समूह का शासन होता है। वहाँ जितने भी उस में शामिल होते हैं गण या समूह में, तो वो सभी राजा कहलाते हैं। फिर हमने देखा था कि वज्जी के बारे में, जो महत्वपूर्ण, मतलब उस टाइम का महत्वपूर्ण था। दूसरे हमने देखा कि महावीर स्वामी और भगवान गौतम बुद्ध दोनों ही गणों या समूह से संबंधित थे या संबंध रखते थे। उनके बारे में हम चौथे अध्याय में डिटेल से पढ़ेंगे। और फिर ब्राह्मण ग्रंथों की रचना की गई, जिनमें क्षेत्रियों का कार्य बताया गया कि प्रजा से, किसानों से, शिल्पकारों से, इनसे कर वसूल करना, उनकी रक्षा करना। तो ये सब हमने पिछले वीडियो पार्ट 2 में देखा था। और एक चीज़ है, आपको एक विशेष इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो 16 महाजनपद हैं मेरे प्यारे छोटे भाई बहनों, उनको रटना ही पड़ेगा। 16 महाजनपद हैं, एक तरफ 16 महाजनपद आएंगे, एक तरफ राजधानी आएगी। तो मैप दिया हुआ है, बहुत अधिकतर दोस्तों ने तो पढ़ लिया है वो, लेकिन उनकी राजधानी और कुछ का वर्तमान क्षेत्र भी दे रखा है उन्होंने कि कौन सा कहाँ पे है, तो वो ध्यान रखना। अब स्टार्ट करते हैं। मेन पॉइंट है या मेन जो पार्ट की स्टार्टिंग है वो बेसिक था, क्योंकि इसमें दे रखा है प्रारंभिक काल, यानी 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक। तो राजा, किसान, नगर। तो अभी स्टार्ट होगा अपना राजा वाला क्रम। तो हमने देखे कि कितने महाजनपद थे, 16 महाजनपद थे, जिनमें मतलब
उत्तर में सबसे लास्ट में था कंबोज जो अफगानिस्तान वाले क्षेत्र में है, फिर है गांधार वो भी उधर की साइड में है जो सबसे ऊपर है, तक्षशिला उसकी राजधानी थी जो फेमस था, और दक्षिण में अवनति जिसकी राजधानी उज्जैनी। तो अब हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट महाजनपद जो 16 महाजनपदों में सबसे प्रथम और सबसे शक्तिशाली जनपद था वो था मगध। इसको विशेष रूप से याद रखना क्योंकि ये पार्ट में सब कुछ विशेष है लेकिन ये ज़्यादा विशेष है क्योंकि यहाँ से आपका निबंधात्मक क्वेश्चन बना सकते हैं या 2 या 3 नंबर वाला क्वेश्चन बन सकता है। तो हम देखेंगे मगध के बारे में। तो 6वीं से 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व यानी कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक मगध सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। और मगध का जो क्षेत्र था ये ध्यान रखना क्योंकि जो अपने किताब में बुक में दे रखा है उस क्षेत्र को ध्यान में रखना। ये आधुनिक बिहार जो क्षेत्र है, बिहार जो राज्य है उस जगह पर अवस्थित था मगध। तो 6वीं से 4वीं शताब्दी पूर्व ईसा पूर्व में था, आधुनिक मगध था वो बिहार राज्य को कहा जाता। अब है कि आधुनिक इतिहासकार मगध को सबसे शक्तिशाली होने के क्या कारण बताएं। ये आपके लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि मगध सबसे शक्तिशाली महाजनपद था तो इसके क्या कारण थे। तो नंबर 1 कारण है कि यहाँ खेती की उपज अच्छी तरह होती थी यानी कि फसल भरपूर मात्रा में होती थी। उसका कारण हम आगे वाले कारणों में समझेंगे कैसे। दूसरा था मैंने शुरू में बताया था कि उत्तर वैदिक काल उसके बाद में उत्तर वैदिक काल में लगभग उसके एंडिंग में लोहे का प्रयोग शुरू हुआ था जो हड़प्पा में नहीं था। तो जैसे जैसे लोहे का प्रयोग हुआ युद्ध और झगड़े शुरू हो गए। तो जो मगध के शक्तिशाली होने का जो दूसरा सबसे बड़ा कारण था वो था लोहे की खदानें। सबसे ज्यादा मगध में थी लोहे की खदानें जो आधुनिक, ये भी ध्यान रखना, आधुनिक झारखंड जो क्षेत्र है उसमें सबसे ज्यादा थी। वो झारखंड का क्षेत्र मगध में आता था। दूसरा कारण। तीसरा कारण है कि इन लोहे का प्रयोग शक्तिशाली हथियार बनाने, अस्त्र शस्त्र बनाने में किया गया। तो हमें पता है जिसके पास सबसे ज्यादा अस्त्र शस्त्र हैं और वो भी उस समय, तो वो अपने आप में शक्तिशाली होगा। फिर दूसरी चीज, अगला जो कारण है वो है वहां जंगल थे तो जंगलों में एक सेना का जो मुख्य अंग होता अश्व सेना, तो वहां नहीं हस्त सेना जो हाथी, तो वहां के जंगलों में उनको हाथी पर्याप्त मात्रा में मिल जाते थे, इसलिए हाथी उनकी सेना के प्रमुख अंग था। फिर अगला जो कारण है कि गंगा और उसकी उपसहायक नदियों, जो उप नदियां हैं गंगा की, उनके कारण उनका आवागमन था वो सस्ता और सुलभ था। क्योंकि जो गंगा और उसकी नदियों का जो क्षेत्र था उसके कारण उनका जलीय मार्ग सुदृढ़ था, तो इसलिए आवागमन के साधन बहुत अधिक सुलभ थे। अब दूसरी चीज देखते हैं कि खेती की उपज खासतौर पर अच्छी थी, तो अब उसका कारण रीजन मैंने बताया था बाद में। तो अब ये देखो कि जहां पे गंगा और उसकी उपनदियां बहती थी तो वहां पानी की कमी नहीं थी, मैदानी क्षेत्र था, तो वहां पे इस कारण वहां फसल अच्छी होती थी। फिर जो अगला कारण है तो उसमें आरंभिक जो जैन और बौद्ध साहित्य के लेख हैं उनमें कुछ और ही कारण बताए गए हैं। मगध के शक्तिशाली होने के और भी प्रमाण दिए हैं और कारण बताए, उनमें है उनके
महत्वाकांक्षी शासक या उनके शासकों की महत्ता, क्योंकि मगध में जो शासक हुए वो शक्तिशाली शासक थे। अब उन लेखों में किन शासकों का विवरण मिलता है, तो एक तो बिंबिसार, अजातशत्रु और महापद्मानंद। जैसे मतलब ये जैसे प्रसिद्ध और शक्तिशाली शासक थे, और ये प्रसिद्ध और शक्तिशाली शासक होने के साथ साथ बहुत महत्वाकांक्षी भी थे, यानी कि अपने क्षेत्र का विस्तार करने की बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षा रखते थे। और उनके पास, इन शासकों के पास अच्छे मंत्री थे और अच्छी नीतियां थी। तो ये 7-8 कारण हैं जो मगध को शक्तिशाली बनाते हैं। तो मैंने ये कारण पॉइंट वाइज नोट किए। आपको अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले कि आधुनिक इतिहासकार या फिर मगध के शक्तिशाली होने के क्या कारण थे, तो आपको पैराग्राफ नहीं लिखना है, पॉइंट टू पॉइंट जो मैंने बताए हैं वो सब उसी क्रम कोई सा भी हो, लेकिन उस हिसाब से लिखना है। 1 2 3 उस हिसाब से क्रम लगा के रखना है। जिनमें पहला कारण हो गया खेती की उपज अच्छी, दूसरा लोहे की खदानें जो आधुनिक झारखंड में है, और उससे अगला कारण था जंगली क्षेत्र जो हाथियों की उपलब्धता, जो सेना का सबसे महत्वपूर्ण अंग होते हैं। फिर है जो उनका मार्ग था, जलीय मार्ग, गंगा नदियों, सहायक नदियों, तो वो सस्ता और सुलभ था, ये भी सबसे बड़ा कारण था। और यही कारण था कि वहाँ फसल अच्छी होती थी, क्योंकि वहाँ गंगा का मैदानी क्षेत्र भी था। और फिर बौद्ध और जैन ग्रंथों के अनुसार, ये भी क्वेश्चन अलग से कोई मान लो डीप में चला गया वो पेपर बनाने वाला, तो ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि आरंभिक जैन और बौद्ध लेखकों ने मगध के शक्तिशाली होने का क्या कारण बताया है। तो मगध के शक्तिशाली होने का कारण वहाँ के महत्वपूर्ण शासक बताया है, जिनमें बिंबिसार, अजातशत्रु, महापद्मानंद थे, और उनकी महत्वाकांक्षी शासक नीति, उनके मंत्री और उनकी जो नीतियां थी वो मगध को शक्तिशाली बनाती। अब देखते हैं कि आगे जो शक्तिशाली होने का जो रीजन है वो है प्रारंभ में इसकी राजधानी थी। जब मगध क्षेत्र शक्तिशाली बना तो उसके प्रारंभ में जो राजधानी थी, इसकी 2 राजधानियां रही थी। प्रारंभ में जो राजधानी थी वो थी राजगाह। ध्यान रखना, जो वर्ड कई जगह राजगृह मिलता है, इसमें कंफ्यूज मत होना, क्योंकि अगर राजगाह नहीं देता है ऑप्शन में, ऑब्जेक्टिव आ जाए तो वहां राजगृह भी आ सकता है, और अगर राजगृह और राजगाह दोनों आ जाए तो आपको राजगाह ही टिक करना है। ध्यान रखना। तो ये कहाँ पे है, अगर मान लो एडवांस क्वेश्चन बनाता है तो वो पूछ लेता है कि जो राजगाह उस टाइम में मगध की फर्स्ट राजधानी थी, तो वो आधुनिक कौन सा क्षेत्र था वर्तमान, तो वो क्षेत्र था आधुनिक बिहार में राजगीर का प्राकृतिक नाम राजगाह था, यानी ये राजगीर जो वहाँ का है अभी, तो वो राजगाह था। और एक मतलब राजगाह का जो अर्थ निकालते हैं कि राजाओं का घर। ध्यान रखना, अंडरलाइन कर लेना, इम्पोर्टेंट है, क्योंकि देखो एडवांस पेपर बनता है तो इनमें ऐसे ही क्वेश्चन डाले जाते हैं। और फिर दूसरी चीज, अगर मगध के बारे में आपको लेख लिखवा ले या विस्तार से करवा ले, तो उसके में भी आपको जो मैं बता रहा हूं ऐसे पॉइंट टू पॉइंट चलना है। फिर है, और राजगाह था वो सबसे महत्वपूर्ण इसलिए भी था क्योंकि वो पहाड़ियों के बीच बसा हुआ था, चारों तरफ किलेबंदी थी, तो मजबूत यानी कि सेना भी थी और उसके साथ साथ मजबूत किलेबंदी, क्योंकि पहाड़ियों के बीच में था तो किसी के आक्रमण करने की संभावना बहुत कम होती थी। ये भी कारण था। फिर इसका जो राजगाह से पाटलिपुत्र जो राजधानी बनी वो 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया गया। तो ये भी ध्यान रखना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि
दो राजधानी थी, राजगाह, प्रारंभिक राजधानी राजगाह यानी राजाओं का घर, और जो सेकंड राजधानी थी वो चौथी शताब्दी ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र, और वर्तमान में बिहार के पटना को ही पाटलिपुत्र कहा जाता है। ठीक है। अब एक चीज है कि ये गंगा जो नदी है उसके रास्ते आवागमन के मार्ग पर ही स्थित थी पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र कहाँ थी? जो पटना के पास में गंगा नदी बहती है उसी के मार्ग पर अवस्थित था। तो फायदा क्या? आवागमन, आना जाना इनका और भी आसान हो गया। दूसरी चीज, इनकी एक रक्षा पंक्ति भी बन गई कि जिधर से नदियां बहती थी वहां से थोड़ा मतलब इनको आक्रमण की संभावना नदी को पार करके कम ही बनती थी। हाँ, अब ये थी इसकी जो मुख्य विशेषता की सबसे शक्तिशाली कैसे बना। अब इसमें देखते हैं कि हमने पहले देखा था कि सबसे महत्वपूर्ण है अभिलेख, और उनमें भी अशोक के अभिलेख। भारत में पहला राजा था जिसने इतने सारे अभिलेख बनवाए। तो उन अभिलेखों में मैंने कहा था ना कि भाषा और लिपि में कंफ्यूज मत होना, दोनों अलग अलग है। तो अशोक के अधिकांश जो अभिलेख हैं वो प्राकृत भाषा में। कौन सी भाषा में? प्राकृत भाषा में। और पश्चिमोत्तर यानी कि इनका राज्य विस्तार उस टाइम में पश्चिमोत्तर बलूचिस्तान तक था। तो जो पश्चिमोत्तर अभिलेख मिलते हैं वो कौन सी लिपि में, वो भाषा में थे? अरेमाइक या यूनानी भाषा। तो ध्यान रखना भाषा कौन सी होगी उनके अभिलेखों की। ज्यादातर अमूमन अभिलेख इसमें मिलते हैं प्राकृत भाषा में, और जो पश्चिमोत्तर जैसे अफगानिस्तान और वर्तमान बलूचिस्तान वाला स्थान है वहां पे जो अभिलेख मिलते हैं वो अरेमाइक और यूनानी भाषा में मिलते हैं। ध्यान रखना भाषा कितनी हो गई अभिलेखों की? 2, प्राकृत और अरेमाइक और यूनानी। अरेमाइक पश्चिमोत्तर में, वर्तमान क्षेत्र पूछे तो अफगानिस्तान और बलूचिस्तान वाला क्षेत्र आता है। तो ये हो गई इनकी भाषा। और अब देखते हैं प्राकृत के जो अभिलेख थे वो अधिकांश अभिलेख यानी कि लगभग संपूर्ण अभिलेख ही मान लो वो ब्राह्मी लिपि में। तो भाषा कौन सी थी? प्राकृत और अरेमाइक और यूनानी, और लेख थे जो लिपि थी वो थी ब्राह्मी लिपि। तो याद रखना अशोक के अभिलेखों की भाषा थी प्राकृत और यूनानी अरेमाइक, और लिपि जो प्राकृत भाषा के जो अभिलेख थे वो लगभग संपूर्ण अभिलेख ही ब्राह्मी लिपि में मिलते हैं। क्लियर? तो कंफ्यूज मत होना फिर दोस्तों भाषा और लिपि में। अब जो पश्चिमोत्तर में जो अभिलेख मिलते हैं उनकी लिपि कौन सी थी? उनकी थी खरोष्टी लिपि। तो ध्यान रखना पश्चिमोत्तर अभिलेखों की भाषा तो थी अरेमाइक और यूनानी, और लिपि थी खरोष्टी, और सभी अभिलेखों की भाषा प्राकृत और लिपि ब्राह्मी थी। तो इनमें कंफ्यूज मत होना, ये कंफ्यूज में डालने वाले होते हैं, समझ में नहीं आता भाषा कौन सी है और लिपि कौन सी है। खरोष्टी का मतलब ये ध्यान रखना कि भारत को अभी खरोच कौन पहुंचा रहा है। उदाहरण के लिए याद रखना दिमाग में शॉर्ट ट्रिक्स है, खरोष्ट कौन पहुंचा रहा है? पाकिस्तान। तो ये समझो कि उधर पश्चिम वाले जो अभिलेख हैं वो सारी खरोष्टी लिपि में हैं। तो ये अभिलेख था क्योंकि ये इंडेक्स में दे रखा था तो उस वजह से महत्वपूर्ण भी हो जाता है। और इसमें मगध में या जो मौर्य शासन आएगा उसमें अशोक सबसे महत्वपूर्ण राजा था, तो उसके भी सबसे महत्वपूर्ण है अभिलेख। अब है आरंभिक साम्राज्य यानी कि मगध था। अब इसमें पहला जो साम्राज्य सभी महाजनपदों को जीतकर मतलब ये विस्तृत साम्राज्य पूरे भारत वर्ष में जो स्थापित हुआ था वो था मौर्य। तो मगध के साथ साथ मतलब मौर्य साम्राज्य का विकास हुआ। तो हम देखते हैं कि मौर्य साम्राज्य से पहले नंद वंश का शासक था घनानंद।
फिर उसके बाद में उसको हरा के चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की नींव रखी। तो संस्थापक कौन हो गया? चंद्रगुप्त मौर्य। शासन था इसका इधर तो वाले बेल्ट में पूरा था, लेकिन पश्चिम उत्तर में मैंने बताया ना अफगानिस्तान और बलूचिस्तान, तो इसमें एक ही दे रखा है स्थान। अगर स्थान तो पश्चिमोत्तर के ही स्थान दे रखे हैं, उस दिशा में पश्चिम में अफगानिस्तान और बलूचिस्तान तक इनका शासन था। फिर उसके बाद में बिंदुसार आता है, लेकिन अपने चैप्टर में कोई विवरण नहीं है। लेकिन क्रम ध्यान रखना, पहले चंद्रगुप्त मौर्य, फिर बिंदुसार। फिर बिंदुसार का पुत्र अशोक, यानी कि चंद्रगुप्त का पोता या पौत्र अशोक, जो सबसे आरंभिक राजाओं में सबसे शक्तिशाली था। और इसका प्रमाण कलिंग, जो वर्तमान में उड़ीसा में है, कलिंग राज्य को जीता था। तो यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य और बिंबिसार ने उसको कलिंग पर विजय नहीं प्राप्त कर सके थे, जो आधुनिक उड़ीसा का नाम है, लेकिन अशोक ने उस पर विजय प्राप्त की थी। अब एक है कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी, तो वो थी 321 ईसा पूर्व। इसमें दो डेट आती है, 321 और 322। तो अभी किताब में या जो बुक में दे रखा है 321, तो वो ही माननी पड़ी, 321 ईसा पूर्व। अब आगे जो है कि मौर्य साम्राज्य की जानकारी के स्रोत कौन कौन से, या किन स्रोतों की वजह से हमें मौर्य साम्राज्य की जानकारी प्राप्त होती है, तो उनमें सबसे पहले है पुरातात्विक वस्तुएं, जो इसका सबसे बड़ा प्रमाण है। उनमें भी पुरातात्विक में भी सबसे प्रसिद्ध है मूर्ति कला। तो पहला प्रमाण हमें मिलता है पुरातात्विक वस्तु और विशेषतः मूर्ति कला। फिर है एक यूनानी यात्री चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, जिसका नाम था मेगस्थनीज। उसकी बुक थी इंडिका। उसमें भी मौर्य वंश का विवरण मिलता है और वर्तमान में भी कुछ अंश उसके शेफ हैं। फिर है, और इससे महत्वपूर्ण है अर्थशास्त्र। तो वो किसकी रचना थी? कौटिल्य या चाणक्य। लेकिन यहाँ एक चीज दे रखी है कि कुछ भागों की रचना कौटिल्य या चाणक्य या विष्णुगुप्त ने की थी। तो इस बुक के अकॉर्डिंग या अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग अर्थशास्त्र की पूर्ण रचना चाणक्य, विष्णुगुप्त या कौटिल्य ने नहीं की। इसमें दे रखा है साफ साफ कि कुछ भागों की रचना चाणक्य और कौटिल्य या विष्णुगुप्त ने की थी। इसके बाद में जैन और बौद्ध ग्रंथ, जो प्रारंभिक ग्रंथ हैं वो हैं, पौराणिक ग्रंथ हैं, और संस्कृत में वांग्मय है, जिसमें मौर्य साम्राज्य की जानकारी प्राप्त होती है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो है, जिससे बहुत ही मूल्यवान समझा जाता है जानकारी का स्रोत, वो है अशोक के अभिलेख। तो सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है अशोक के अभिलेख। अब पहले इसमें 5 चीज़ों से हमें जानकारी प्राप्त होती है: पुरातात्विक प्रमाण, मूर्तिकला, मेगस्थनीज की इंडिका, और अर्थशास्त्र, जैन बौद्ध पौराणिक ग्रंथ और संस्कृत का वाग्मय। और उनमें सबसे महत्वपूर्ण है अभिलेख, जो अशोक के अभिलेख हैं वो। अब है सबसे महत्वपूर्ण शासक था अशोक। तो अब हम अशोक के अभिलेख या उसकी नीतियों के बारे में पढ़ेंगे। तो अशोक सबसे पहला सम्राट था जिसने अपने अधिकारियों, यानी कि जो भी अधिकारी या कर्मचारी थे, उनके लिए और प्रजाजनों के लिए संदेश प्राकृतिक पत्थर
यानी पहाड़ वगैरह में जो सपाट पत्थर होते हैं उन पे और पालिश किए हुए स्तंभों पर सर्वप्रथम संदेश लिखवाए। यानी कि राजकार्य के लिए और जनता के लिए, दोनों के लिए संदेश लिखवाए थे अशोक ने, जो पहला सम्राट था। और अशोक, दूसरा उसकी अभिलेखों की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है कि अशोक ने अपने अभिलेखों में धम्म का प्रचार किया है। यानी कि सबसे ज्यादा जो अभिलेख लिखवाए हैं वो धर्म या जो धम्म क्या है उसके बारे में है, और सबसे महत्वपूर्ण भी अभिलेख यही हैं। तो उनके धम्म का प्रचार क्या है? धम्म का मतलब यहाँ कोई विशेष धर्म नहीं है। उन्होंने बड़ों के प्रति आदर और सन्यासियों तथा ब्राह्मणों के प्रति उदारता और सेवकों और दासों के प्रति उदार व्यवहार और दूसरे के धर्मों का सम्मान, यानी कि धर्म और परंपराएं हैं। दूसरे के धर्म यानी कि कोई जैन धर्म को मान रहा था, कोई बौद्ध धर्म को मान रहा था, कोई हिंदू धर्म को मान रहा था, तो सभी के धर्मों के और परंपराओं के प्रति आदर की भावना, ये अशोक के अभिलेखों की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी। तो ये हमें मौर्य साम्राज्य और मगध के बारे में पढ़ा। अब आगे कल इसको और जो इसकी प्रशासन नीति थी और जो अशोक के अभिलेख कहाँ कहाँ प्राप्त हुए हैं उसके बारे में कल की क्लास में चर्चा करेंगे। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।